तो ही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद। असली स्वाद तो MDH दही वड़ा रायता मसाले से ही आता है। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर है 5 देशों में एक साथ भूकंप के झटके आए और तबाही साथ लाए। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। झटकों से हिल गई दुनिया। 5 देश हिल गए। पहली तस्वीर देखिए जरा, बैंकॉक की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इमारत गिरने की तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरी इमारत जमींदोज हो गई, ताश के पत्ते की तरह, खिलौने की तरह गिर गई। बैंकॉक की तस्वीर है जिस वक्त भूकंप आया। 7.7 तीव्रता का भूकंप था। भूकंप के बाद देखिए जरा इमारत कैसे भरभरा कर गिर गई। दूसरी तस्वीर देखिए, ये निर्माणाधीन इमारत थी। ये भी बैंकॉक की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी इमारत जो गिरी है। के बाद आप देख रहे हैं मलबा, धुएं का गुबार, लोग भाग रहे हैं। डर और खौफ और दहशत लोगों में आप देख रहे हैं। जिस वक्त भूकंप आया, भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले इमारतें खिलौने ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी। बैंकॉक के बाद देखिए थाईलैंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पूरी इमारत देखिए भरभरा कर जमीन पर आ गई। सोचिए, भूकंप आ रहा था, जमीन हिल रही थी, बिल्डिंगें गिर रही थी, लोगों में कितनी दहशत थी। लोग बाजार में थे, सुपरमार्केट में थे लोग। थाईलैंड में जैसे ही पता चला सुपरमार्केट में कंपन हो रहा, लोग भागने लगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। भूकंप आते ही लोग इस तरह से भागे दौड़े, किसी भी तरह बाहर निकलना था, जान बचानी थी। नहीं पता सुपरमार्केट रुकेगा या भूकंप को झेल पाएगा या गिर जाएगा। दूसरी तस्वीर देखिए, थाईलैंड में मेट्रो देखिए किस तरह से हिल रही थी। मेट्रो ट्रैक पर खड़ी है और हिल रही है। म्यांमार में देखिए, म्यांमार में मेट्रो खड़ी है, वो भी ट्रैक पर हिल रही है। न सिर्फ मेट्रो बल्कि देखिए ऑफिस के अंदर लोग मौजूद थे। जैसे ही भूकंप आया, लोग कुछ समझ पाते, नीचे उतर पाते, उससे पहले डरे सहमे वहीं बैठ गए।
सोचिए, लोग किसी तरह अपने दफ्तर से निकले, गाड़ियों में बैठे, लेकिन जमीन कांप रही थी, सारी गाड़ियां हिल रही थी। आप देख रहे हैं ट्रैफिक पर खड़ी हैं गाड़ियां, जाम लगा है, लोग भाग रहे हैं और गाड़ियां कांप रही हैं। देख रहे हैं गाड़ियां खड़ी हैं सड़क पर और उसके बाद हिल रही हैं। सोचिए भूकंप की तीव्रता क्या रही होगी, दहशत का मंजर क्या रहा होगा लोगों के दिलों में। उसके बाद देखिए जो इमारतें थी, इमारतों में ऊपर पूल बनाने का ट्रेंड है। टॉप फ्लोर पर पूल से पानी गिर रहा था, स्विमिंग पूल से पानी गिर रहा है। ये वो इमारतें हैं जिनमें ऊपर पूल था और जब भूकंप का कंपन हुआ तो पूल में भरा पानी नीचे गिरने लगा, बिल्डिंग से नीचे गिरने लगा, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी। म्यांमार की आपको एक तस्वीर दिखाऊं कि लोग पानी में बह गए, भाग रहे थे, जलजला के साथ पानी का बहाव आया, लोगों को बहा कर ले गया। तो रहिए, अब आपको बताता हूं 5 देश कौन कौन से हैं जहां भूकंप आया। म्यांमार की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, वो 5 देश म्यांमार में तबाही हुई है। म्यांमार ही भूकंप का केंद्र था दरअसल, और म्यांमार के अलावा थाईलैंड, बैंकॉक, चीन और भारत, बांग्लादेश, इन देशों में भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी। खासतौर पे म्यांमार, थाईलैंड और बैंकॉक में यही तबाही हुई है। अब आपको बताऊं क्या जानमाल का नुकसान हुआ, कितनी तबाही हुई है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरा देने वाली हैं। ये हाल था इन देशों का। थाईलैंड, म्यांमार सहित 5 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 50 मिनट के अंदर 3 झटकों से हड़कंप मच गया। 7.7 तीव्रता के भूकंप से धरती हिल गई। भूकंप का केंद्र म्यांमार के संगाइंग के पास था। संगाइंग के पास इसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जाती है। झटके भारत, बांग्लादेश और चीन में भी महसूस किए गए। म्यांमार और थाईलैंड में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई इमारतें और पुल भूकंप से जमींदोज हो गए। बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे, दब गए। 80 लोग लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप में एक मस्जिद और यूनिवर्सिटी पूरी तरह से ढह गई है। दोनों जगहों पर 25 लोग मलबे में दबे। भूकंप से अवा ब्रिज, इरावदी नदी भी गिर गया है और भूकंप से स्टेशन पर खड़ी मेट्रो हिलने लगी। भूकंप के बाद ट्रेन और मेट्रो सेवाएं रोक दी गई फौरन। थाईलैंड में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। कई बहुमंजिला इमारतों को खाली कराया गया है। बैंकॉक में चारों तरफ बिल्डिंग का मलबा फैला है। मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों को मदद की पेशकश की है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, देखिए जरा चश्मदीद वहां मौजूद थी, मानवी तनेजा, वो क्या दिखा रही हैं। कब से भूकंप आया है, मैं यहाँ पे सिर्फ एम्बुलेंस को ही आते जाते देख रही हूँ और सिर्फ रिपब्लिक को बता रही हूँ मैं कि सब कुछ कि यहाँ पे इतने लोग डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं। जब भूकंप आया, भूकंप कम से कम 4 से 5 मिनट तक चला है और सारे लोग और आंखों में मैंने खुद देखा जब भूकंप आ रहा था तो बिल्डिंग क्रैक हो रही थी। आप सोचिए आपके सामने अगर बिल्डिंग क्रैक हो रही है तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा होगा। मतलब इतना डर गई, मेरे को अभी भी मेरे को आंसू आ रहे हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है बस जान बच गई। यहाँ पे बहुत तबाही हो चुकी है, लोग मर गए हैं और देखा है एम्बुलेंस में लोगों को ले जाते हुए। बस
भगवान को इस वक्त धन्यवाद कर रही हूँ कि कुछ अच्छा कर्म किया होगा कि जान बच गई। पर बहुत पैनिक का माहौल है, अभी भी ऑफिस से छुट्टी मिल गई है, रेस्टोरेंट सारे बंद हो गए हैं, इंटरनेट डाउन है और अनाउंसमेंट बार बार हो रही है कि आप जहाँ पे भी रहें सुरक्षित रहें, इंडोर ना रहें क्योंकि भूकंप आने का दोबारा चांस आ सकता है। बहुत डिजास्टर हो गया है बैंकॉक में। मानवी तनेजा को आप सुन रहे थे, अब सोचिए जरा दहशत का आलम क्या रहा होगा जो लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे, उनकी तस्वीर देखिए। म्यांमार भूकंप का केंद्र था, एयरपोर्ट पर देखिए प्लेन खड़े हुए, ये एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर, लोग भाग रहे हैं, सब कुछ तबाह तहस नहस एयरपोर्ट में हो गया। म्यांमार में देखिए एक मस्जिद तबाह हो गई है, गिर गई है इस भूकंप में। मस्जिद के अलावा अलग अलग जगह है, मस्जिद के अलावा पुल है, एक बड़ा पुल था नदी पर, ये मस्जिद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग नमाज पढ़ रहे थे, ये पुल बताया जाता है, पुल पूरी तरह से तबाह हो गया है। एक यूनिवर्सिटी, ये देख रहे हैं म्यांमार की यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और दुकानें आपको चारों तरफ नजर आएंगी, दुकानों का मलबा आपको नजर आएगा। ये आप देख रहे हैं, ये एक बड़ी इमारत म्यांमार में जो 40 मंजिला बताई जाती है वो भी पूरी तरह से तबाह हो गई। और खास तौर पर एक तस्वीर और दिखाऊंगा, जब अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत थी जो बन रही थी, ये देख रहे हैं मलबे के बीच देखिए पूरा जाल है, सरियों का जाल, और इस जाल के बीच में आपको एक मजदूर नजर आ रहा है जो फंस गया है। ये मजदूर फंसा है, चारों तरफ आपको सरिया नजर आ रही है, ये बिल्डिंग बन रही थी, पूरा स्ट्रक्चर गिर गया है और इस मजदूर के ऊपर सड़कों का हाल देखिए जरा, सड़कें फट गई हैं, क्रैक्स आ गए हैं बड़े बड़े। म्यांमार की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तो ये भूकंप के बाद का मंजर है। अब आपको बताता हूं भूकंप आने पर क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब जमीन कांपने लगी हो तो उस स्थिति में क्या करें। भूकंप आने पर घर से निकलकर दूर चले जाएं, देख रहे हैं, कहीं दूर आकर खड़े हो जाएं, खुली जगह ढूंढें जहां पर घर या पेड़ ना हो, घर और पेड़ के गिरने पर खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर घर में ही है तो फिर खिड़की दरवाजों से दूर रहें, भूकंप में उनके कांच चटक कर लग सकते हैं। अलमारियों और बुकशेल्फ के करीब खड़े ना हो, भूकंप के झटकों में अलमारी बुकशेल्फ गिर सकती हैं। भारी फर्नीचर के पास भी बिल्कुल खड़े ना हो, फर्नीचर अगर खिसका तो आपको चोट पहुंच सकती है। बिजली के सामान पूरी तरह स्विच ऑफ कर दें, ऐसी स्थिति में भूकंप से शॉर्ट सर्किट का खतरा हो सकता है। घर में गैस सिलेंडर, बर्नर और स्टोव बंद कर दें, भूकंप के बीच आग का खतरा बढ़ जाता है। भूकंप के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, भूकंप के झटकों से लिफ्ट में फंस सकते हैं। सीढ़ियों के जरिए ही घर के बाहर जाएं और इन सारी चीजों का ख्याल रखें जिस वक्त भूकंप के झटके आ रहे हो। आइए आपको दिखाते हैं, हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली बैंकॉक में ही मौजूद थी जिस वक्त भूकंप आया, उनकी रिपोर्ट देखिए। कुछ अलग अलग हिस्सों में तो वहां पे ज्यादा डेंजर दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पे बिल्डिंग्स में ज्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा अपार्टमेंट्स जो है वो यहाँ पे खतरे में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग है, यहाँ पे 65 फ्लोर तक की बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है। इसके अलावा कुछ स्कूल ऐसे हैं जो काफी ऊंचाई वाले बने हुए हैं, तो उन बिल्डिंग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वीकली मार्केट में जो बड़ी सी इमारत बनी हुई है जिसमें सबसे ज्यादा दुनिया भर से लोग शॉपिंग करने के नाम पे वहां पर पहुंचते हैं, सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में वो शॉपिंग के लिए मशहूर है, उस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। किस्मत अच्छी थी तो बस हम अभी लैंड हुए, बट हाँ देखने में काफी लग रहा है कि काफी वहाँ तबाही हुई है। ट्रैफिक जाम है यहाँ पे, सब कुछ अभी
हल्ला वल्ला हो रहा है, यहाँ पे सब बंद है, आप बिल्डिंग पे भी देख सकते हैं सब बंद है, आप कोई जा नहीं सकता अंदर, मोस्टली सब बाहर ही है। मेट्रो बंद है, ऊपर से काफी मुश्किलात हो रही है यहाँ पे चलने आने में। शॉपिंग ही कर रहे थे और ना अचानक से ऐसे लगा कि मतलब यार जैसे चक्कर आ रहा है ना, इस तरह से फील हुआ। थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि इट वाज एन अर्थक्वेक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था, क्योंकि जो हमारे ऊपर लाइट्स का पूरा पैनल था वो इतनी तेज़ शेक हो रहा था कि वी ऑल्सो थॉट फॉर अ मोमेंट कि शायद हमें भागना पड़ेगा। हमने महसूस किया यहाँ पे ज़लज़ले के झटके को, लेकिन अभी सब सेफ है। महसूस किया यहाँ पे हमारी बिल्डिंग हिली, चीज़ें हिली और हमें ज़मीन के हिलने का महसूस हुआ। आइए अब आपको बताऊं, ये आ गया भूकंप बैंकॉक, थाईलैंड और म्यांमार में, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली भी कम खतरे में नहीं है। क्या देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके या छोटे शहरों की बात करें, कितना भूकंप झेलने की ताकत रखते हैं? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, ये भी आपको बताऊंगा। भारत के तमाम शहरों में बड़ी इमारतें हैं, 30 से 40 मंजिल की इमारत आसानी से आपको दिख जाएगी। थाईलैंड में 7 से ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आया है। थाईलैंड और म्यांमार में इससे भारी तबाही मची है। दोनों देशों में कई बिल्डिंग जमींदोज हो गई। पिछले 2 साल में दिल्ली में कई बार भूकंप आ चुका है। भविष्य में 7 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। भूविज्ञान मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट भी आ गई है। कहा गया है दिल्ली में अगर 6 तीव्रता का भूकंप आया तो ऐसी स्थिति में भारी नुकसान हो सकता है। दिल्ली की आधी इमारतें तेज झटके नहीं झेल सकती हैं। भूकंप आने पर पुरानी इमारतों को ज्यादा नुकसान होगा। दिल्ली के कई इलाके भूकंप के खतरनाक जोन में भी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर 2019 में एक्शन प्लान बना था। 4600 इमारतों का सेफ्टी ऑडिट किया जाना था, लेकिन एजेंसियों ने सिर्फ 750 इमारतों को ऑडिट किया। दिल्ली में एमसीडी के पास इमारतों की जांच का जिम्मा है। जोखिम वाली इमारतों की एमसीडी जांच करती है और हर साल 10 से 12 लाख बिल्डिंग का ही सर्वे हो पाता है। दिल्ली एनसीआर में 40 लाख से ज्यादा बिल्डिंग्स हैं। इन इमारतों में 80% तेज झटके नहीं झेल सकती हैं, ऐसी इमारतें भी हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर एक्सपर्ट, उनकी राय क्या है। पुरानी दिल्ली है या जो दिल्ली के क्षेत्र असंगठित तरीके से बस गए हैं या बनाए गए हैं, उसमें तो हमें लगता है बहुत ही भयंकर जानमाल का नुकसान होगा और इस पे हमारे को सोचना पड़ेगा कि उन भवनों को किस प्रकार सुरक्षित किया जाए। परंतु जो जितना भी नया कंस्ट्रक्शन आज के टाइम में हो रहा है दिल्ली एनसीआर गुड़गांव के अंदर, वो सीस्मिक जोन 5 को देखते हुए किया जा रहा है। जितनी भी उत्कृष्ट तकनीक है भवन निर्माण की, अच्छा सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि जितनी भी ऊंची इमारतें हैं उनमें थोड़ी सुरक्षा ज्यादा रहेगी। परंतु चिंता का विषय है क्योंकि दिल्ली भूकंप सक्रिय जोन के पास है। आज के टाइम में यहाँ पे जो बिल्डिंगें डिजाइन की जा रही हैं जितनी भी, वह सभी 5 तीव्रता को देखकर डिजाइन की जाती हैं। कुछ भूकंप ऐसे आए हैं जहां पर इफेक्ट हुआ है या हमारे यहाँ पे असर देखने को मिला है, परंतु दिल्ली एनसीआर में जितने नए भवन निर्माण हैं उनमें सुरक्षा भवन निर्माण सामग्री का अच्छा इस्तेमाल हुआ है और जितनी भी तकनीक नई है उनका इस्तेमाल होने से थोड़ी सी सुरक्षा का माहौल आता है। तो अब सिविल इंजीनियर को सुन रहे थे जो भूकंप की परिस्थितियों में क्या हालात हो सकते हैं वो बता रहे थे। आज की एक और बड़ी खबर है नेपाल से। क्या नेपाल एक हफ्ते में हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? क्योंकि वहां सरगर्मी तेज हो गई है और संग्राम बढ़ गया है राजशाही और लोकतंत्र के बीच में, यानी राजा और प्रधानमंत्री के बीच में। नेपाल में बवाल हो रहा है सड़क पर। अगली तस्वीर देखिए जरा। नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र को आप देख रहे हैं जो लोगों के बीच पहुंचे थे। आज लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सड़कों पर हजारों लोग उतरे थे राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए। लोगों की भारी भीड़ थी जो ये मांग कर रहे थे, एक हफ्ते में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ, एक हफ्ते में नेपाल में राजशाही वापस लाओ। उसके बाद देखिए जरा, लोगों ने उत्पात मचाना शुरू किया। ये इमारत देख रहे हैं, इस इमारत के शीशे तोड़ डाले हैं लोगों ने।
देख रहे हैं, इसके सारे शीशे तोड़ दिए गए, चकनाचूर हो गई। दूसरी तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद लोगों ने उधम मचाना शुरू किया, उपद्रव करना शुरू किया और चौराहे पर जो पोस्ट लगा था उसे गिरा दिया। उसके बाद देखिए पुलिस पर लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू किए। पुलिस और उपद्रवी आपस में भिड़ गए। पुलिस पर लोग पत्थर बरसा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने बिल्डिंगों में आग भी लगा दी है इस मांग को लेकर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, सड़कों पर लोग पत्थर चला रहे थे, सड़कों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं लोग। दीपेश ये तस्वीर देखिए, जिस बिल्डिंग को तोड़ा था उसके बाद उस बिल्डिंग में आग लगा दी लोगों ने। ये प्रदर्शन हिंदू राष्ट्र को लेकर हो रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, राजशाही के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। सड़क पर लोगों ने आग लगा दी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। तो भाई अगली तस्वीर देखिए, पुलिस ने उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे। सड़क पर आप देख रहे हैं पत्थर ही पत्थर आपको नजर आएंगे। क्या नेपाल में लोकतंत्र फेल हो गया है? क्या नेपाल में राजशाही वापस आ रही है? क्या पड़ोसी देश नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? नेपाल की राजधानी काठमांडू की इन तस्वीरों में नेपाल का सच छुपा है, जहां हजारों लोग राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर सड़कों पर निकल आए। नेपाल के लोगों ने नेपाल की वर्तमान सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। अगर 1 हफ्ते में कोई फैसला नहीं हुआ तो इससे बड़े आंदोलन की तैयारी है। तो सवाल यह, क्या नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार की तुलना में राजशाही ज्यादा अच्छी थी? क्या नेपाल में चुनी हुई सरकार के अब गिने चुने दिन बचे हैं? क्योंकि नेपाल में 2 महीने पहले आंदोलन शुरू हुआ था, जो अब उग्र रूप ले चुका है। नेपाल के आम लोग भी इसमें शामिल हो चुके हैं। नेपाल सरकार को समझ नहीं आ रहा कि इन्हें कैसे रोकें। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर नेपाल में अचानक हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों होने लगी। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लोग क्यों राजशाही की मांग कर रहे हैं कि राजा फिर से वापस आए, लोकतंत्र खत्म हो? इसके पीछे वजह क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू आज जल उठी। प्रदर्शन में नेपाल के 40 से ज्यादा संगठन शामिल हुए। प्रदर्शनकारी राजा आओ देश बचाओ के नारे लगा रहे थे। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और नेपाल को नहीं चाहिए ऐसी सरकार, सरकार वापस जाओ, राजशाही वापस लाओ के नारे लग रहे थे। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी में बदल गया। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 1 हफ्ते में फैसला हो जाए, नेपाल में राजशाही घोषित हो और हिंदू राष्ट्र बन जाए। हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग के पीछे बहुत सी वजह है। पहली वजह, नेपाल में 2008 में लोकतंत्र आया, जनता ने अपने वोट से सरकार चुनी। किसी सरकार ने अब तक 5 साल पूरे नहीं किए। सोचिए, 2008 से अब तक कोई सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाई। नेपाल में केपी ओली की सरकार है इस वक्त। सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। वजह यह है, करप्शन इंडेक्स में नेपाल 107वें नंबर पर है।
करप्शन इंडेक्स में कुल 180 देश हैं, उसमें 107वें नंबर पर। दूसरी वजह, नेपाल में जबरदस्त महंगाई है इस वक्त, खाने पीने के सामान काफी महंगे हो गए हैं। खबर है कि पेट्रोल, डीजल, गैस भी महंगा हो गया है। नेपाल में महंगाई दर 5% के आसपास है, जबकि भारत में 3.5% है। उम्मीद थी कि राजशाही खत्म होने से फायदा होगा, रोजगार मिलेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी, लेकिन हुआ इसके उलट। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वहां नेपाल में रोजगार है नहीं, सरकार भारत से पंगा लेती रहती है, जिसका सीधा असर नेपाली लोगों के रोजगार पर भी पड़ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी नेपाल भारत पर निर्भर है। सरकार सुविधा कम और सियासत ज्यादा कर रही है। नेपाल में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है। चीन नेपाल के इलाकों में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन नेपाल की ओली सरकार इस पर खामोश है। भारत की तरह नेपाली वामपंथी भी चीन के करीब है, क्योंकि पीएम केपी ओली वामपंथी सियासत करते हैं। भारत की तरह नेपाली वामपंथी भी चीन के करीब है। नेपाल सरकार की इस नीति से लोग बहुत खफा हैं। भारत से भी दूरी है। नेपाल भारत का पड़ोसी है, सुख दुख में भारत उसके साथ रहा है। एक तरह से भारत नेपाल की जीवन रेखा है, लेकिन नेपाल सरकार भारत विरोधी रुख अपनाती है, भारत की पहल को शक की दृष्टि से देखती है, जिसका सीधा नुकसान वहां की जनता को होता है। देश के हालात से राज परिवार चिंतित है, इसलिए राज परिवार एक्शन में। नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम थे, देश के हालात को देखते हुए सक्रिय हो गए। पिछले महीने कहा था कि अगर हमें देश बचाना है और अपनी राष्ट्रीय एकता को बचाना चाहते हैं, तो मैं सभी देशवासियों से समर्थन की अपील करता हूं। नेपाल के आखिरी राजा की इस अपील ने माहौल बदल दिया है। लोगों की उम्मीद बढ़ गई है कि राजशाही की वापसी होगी, पहले की तरह नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र होगा। लोगों को अब तक यह लग रहा है। आइए अब आपको बताऊं, नेपाल में पहले भी राजशाही थी। नेपाल के राजा हुआ करते थे, हिंदू राष्ट्र नेपाल हुआ करता था, लेकिन अचानक क्या हुआ, जो नेपाल में राजशाही खत्म हो गई और उसके बाद लोकतंत्र आ गया, और अब लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये पीएम है और ये राजा। नेपाल में 2008 में राजशाही को संसद ने खत्म कर दिया। इसके बाद नेपाल धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतंत्र बन गया। राजशाही से लोकतंत्र तक का यह सफर लंबा और बहुत जटिल रहा है। 1951 में राणा शासन के पतन के बाद संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। 1960 और 2005 में राजाओं ने 2 बार इसे निलंबित कर दिया था। 1990 में जनता के आंदोलन के बाद नया संविधान अपनाया गया और फिर इसके बाद नेपाल एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इसके बाद नेपाल ने माओवादी विद्रोह का दौर भी देखा है। इसके कारण देश में अस्थिरता और संघर्ष बढ़ गया। 2006 में आंदोलन के बाद राजा ने जनता को सत्ता हस्तांतरित की। इसके बाद नेपाल में संसद की फिर से स्थापना की गई। 2008 में नेपाल को राजशाही से मुक्ति मिल गई। इसके बाद नेपाल संघीय लोकतांत्रिक राज्य बन गया और आज हाल यह है कि नेपाल में फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। आइए आपको बताता हूं, आज की एक और बड़ी खबर है कि राजशाही की मांग नेपाल में हो रही है। दूसरी तरफ भारत में आज बड़ा दिन था, अलविदा की नमाज पर घमासान हो गया। आज देख रहे हैं अलविदा की नमाज थी लखनऊ में, की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लखनऊ में देखिए नेतन्याहू के पोस्टर जलाए गए हैं और नेतन्याहू के पोस्टर जलाए गए ये सताए गए और उनको वो यहूदी जो हिटलर के जरिए सताए गए और उनको। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, असदुद्दीन ओवैसी नमाज के लिए पहुंचे तो उन्होंने बाहों में काली पट्टी बांधी हुई थी और जितने लोग उनके साथ थे काली पट्टी बांध कर गए थे, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल का विरोध का तरीका नमाज के जरिए और धर्म में राजनीति के जरिए खोज लिया। अगली तस्वीर देखिए। दूसरी तरफ मौलाना फिरंगी महली ने भी काली पट्टी बांधी हुई थी जब वो गए अलविदा जुमे के लिए। अगली तस्वीर देखिए, यही हाल लगभग दूसरी मस्जिदों में भी दिखा। प्रयागराज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां भी कुछ लोगों ने पट्टी बांधी हुई थी काली। पटना की तस्वीर देखिए जरा, ये पटना की तस्वीर आप देख रहे हैं। पटना में भी ये शख्स बैठे, इन्होंने बाह में काली पट्टी बांधी हुई है। ये विरोध का तरीका था, वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पहुंचे थे ये। अब संभल लिए चलता हूं आपको, संभल की तस्वीर आपको दिखाऊं कि संभल में
अलविदा की नमाज से पहले फ्लैग मार्च हो रहा था। खुद सीओ अनुज चौधरी फ्लैग मार्च को लीड कर रहे थे। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, ये भोपाल की तस्वीर है। भोपाल में लोगों ने सड़क पर भी नमाज पढ़ी। इस बीच चारों तरफ हल्ला हंगामा था कि सड़क पर नमाज ना हो। हम योगी से पूछना चाह रहे कि उन्नाव में मोहम्मद शरीफ होली नहीं खेलना चाह रहा था तो आपने वहां पर दंगाइयों ने उसको मारा और पीटा। भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। वक्फ बिल के विरोध में आज देश भर में मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर अलविदा की नमाज पढ़ी। हैदराबाद में ओवैसी ने भी हाथ पर काली पट्टी बांधकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है, योगी और मोदी से खतरा है। हमको मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदू को मुसलमान से नहीं है खतरा, इनकी आइडियोलॉजी से खतरा है। और सुनो योगी आदित्यनाथ, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा और सम्मान की जो तुम बात करते हो ना, वो तुम्हारी खैरात नहीं है योगी। वक्फ बिल के साथ साथ सड़कों पर नमाज पढ़ने का मुद्दा भी गर्मा गया है। मुसलमानों ने इस पर हो रही सियासत पर सवाल उठाए हैं। खाली ये चीज पर्सनल मुसलमानों के लिए क्यों, सबके साथ क्यों नहीं की जाती? खाली पर्सनल मुसलमानों के साथ सारी चीज, ये चीज होगी तो मुसलमानों के लिए, सीएए में ये नहीं होगा तो सारी मुसलमानों को नहीं मिलेगी, बाकी सबको फैसिलिटी मिलेगी। हर साल होती है नमाज, हर जुमे की नमाज यहाँ पे होती है। आइए अब आपको बताऊं कि जब लोग पहुंचे नमाज के लिए उस पर क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्या तैयारी की गई थी, विरोध किस बात को लेकर हो रहा था। ये आप देख रहे हैं, सब ने बाहों पर काली पट्टी बांधी हुई थी। दरअसल वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की थी कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें, काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ें। विरोध करना मुस्लिम का कर्तव्य है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया था। वक्फ संशोधन बिल का मकसद मुसलमानों को धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से बेदखल करना है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वक्फ कानून के खिलाफ एक काला कानून बनने जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुक्म पर हमने काली पट्टी बांधी है। मोदी वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारी मस्जिदों दरगाहों पर गोली चला रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा, काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ना गलत है। कोई भी मुस्लिम काली पट्टी पहनकर नमाज न पढ़े। नमाज की जगह को सियासी अखाड़ा न बनाया जाए। इमरान मसूद ने कहा, संभल सीओ पागल अफसर है, उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सड़क पर नमाज न पढ़ें, सड़क सरकार की है, आपकी प्रॉपर्टी मस्जिद है, उसमें नमाज पढ़ें। यह बात मुसलमानों को भी समझनी चाहिए। सरकार मना कर रही है तो सड़क पर नमाज न पढ़ें। नीरज सिंह बबलू ने कहा, सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। नमाज पढ़ने के लिए उनके पास मस्जिद है, कहीं जगह न मिले तो बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं, वहां जाकर भी पढ़ सकते हैं, कहां दिक्कत है। शुएब जमई कह रहे हैं, कांवड़ यात्रा पर सड़क को बंद किया जा सकता है तो मुस्लिम सड़कों पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? नमाज के दौरान 15 मिनट के लिए ऐसा क्या किया जा सकता है? व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। आइए आपको सबसे पहले सुनवाता हूं, पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने भी एक इंटरव्यू में यह कहा था कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं। इस पर आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी जवाब दिया है, दोनों को सुनिए। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। 100 मुसलमान हैं तो 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है, ये कौन बोल रहे हैं? योगी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं
मेरे गाड़ी पे गोली कहीं को चलाई फिर आप। हम योगी से पूछना चाह रहे कि उन्नाव में मोहम्मद शरीफ होली नहीं खेलना चाह रहा था तो आपने वहां पर दंगाइयों ने उसको मारा और पीटा। भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। हमको मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदू को मुसलमान से नहीं है खतरा, इनकी आइडियोलॉजी से खतरा है। और सुनो योगी आदित्यनाथ, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा और सम्मान की जो तुम बात करते हो ना, वो तुम्हारी खैरात नहीं है योगी। चाहे हिंदू का सुरक्षा और सम्मान हो, मुसलमान का सुरक्षा और सम्मान हो, वो तुम्हारी खैरात नहीं है, यह असदुद्दीन ओवैसी का पैदाइशी हक है। वैसे तो काफ़ी लंबे समय से अब नमाज सड़क पर नहीं होती है, और जहाँ तक नमाज सड़क पे अदा होने की बात है, कोई भी मुसलमान खुशी से नमाज को सड़क पे अदा करना नहीं चाहता। लेकिन अगर सरकार इस चीज़ की पाबंदी लगाती है तो कोई वैकल्पिक जगह हमें दे के जिस जगह हम नमाज अदा कर सके सब लोग एक साथ होकर करके। 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। यूएई में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं। लेकिन जब अपने देश में अपने सौगाते मोदी की बात चल रही है, सौगात सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए ये है कि उनके हकों को, उनके हुकूकों को उन्हें दिया जाए। छतों के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे, अजीब तमाशा बना दिया। छत तो हमारी प्रॉपर्टी है, मस्जिद की प्रॉपर्टी, आप छत पे नमाज पढ़ने से कैसे रोक दोगे? मतलब देश में क्या चल रहा है? देश मोहब्बत से चलेगा, देश नफरत से नहीं चलेगा। दिल्ली है, संभल या मेरठ नहीं है, ये दिल्ली सबकी है और यहाँ नमाज भी होगी और ईद भी मनाई जाएगी और सब लोग उसमें साथ देंगे। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी। से उन्होंने जो बात कही होंगी वो बिल्कुल ठीक कही, वो इसलिए भी कही कि आने वाले लोगों को नमाज की वजह से परेशानी ना हो, रोड जाम ना हो जाए, कहीं किसी को हॉस्पिटल, एम्बुलेंस वगैरह इस प्रकार का चलना हो तो उसमें रुकावट और बाधा ना आए, ये मेरा मानना है। ने लोगों से ये भी अपील की है कि जाहिर सी बात है कि सड़कों पर नमाज ना अदा करें जिससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो और किसी को किसी जहमत का सामना ना करना पड़े और एक अच्छे माहौल में आज एक बार फिर से नमाज अदा की जा सके। तो आइए अब आपको दिखाता हूं, नमाज की बात हो रही है तो इफ्तार की बात। भारतीय सियासतदानों को आपने इफ्तार पार्टी करते देखा होगा। यह अमेरिका की तस्वीर है, व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी हो रही है। ट्रंप ने ये इफ्तार पार्टी दी है। ट्रंप देखिए व्हाइट हाउस के अंदर इफ्तार पार्टी दे रहे थे और व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप का विरोध हो रहा था। ट्रंप का विरोध हो रहा था कि मुस्लिम देशों को बैन कर दिया है और इफ्तार कर रहे हैं अंदर। भाई अब आपको बताऊं, ट्रंप की इफ्तार पार्टी पर बवाल हो रहा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी दी थी, गुरुवार को इफ्तार पार्टी दी गई व्हाइट हाउस में। इसमें कई मुस्लिम देश के राजदूतों को बुलाया गया था। ट्रंप और उनके कई अधिकारी पार्टी में शामिल हुए। ट्रंप ने अमेरिकी मुसलमानों को धन्यवाद किया, कहा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने उन्हें वोट किया था। चुनाव से पहले इस पर कोई यकीन नहीं कर पाता, इसके लिए जब तक मैं राष्ट्रपति हूं आपके साथ रहूंगा। रमजान के दौरान मुसलमान सुबह से शाम तक उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, इफ्तार के साथ अपना उपवास तोड़ते हैं। आज व्हाइट हाउस में हम यही करने जा रहे हैं, ट्रंप ने कहा। इस दौरान ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति प्रयासों का जिक्र किया, कहा मेरी कोशिशों के बाद वहां शांति कायम हो रही है। व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी का इतिहास 220 साल पुराना है। माना जाता है 1805 में पहली बार व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी हुई थी और जिसके बाद काफी वक्त तक इफ्तार पार्टी बंद रही। 1996 में हिलेरी क्लिंटन ने अपनी पहली ईद उल फित्र सेलिब्रेशन की मेजबानी की थी वहां, और ओबामा के कार्यकाल में नियमित रूप से इफ्तार पार्टी शुरू हुई थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं इफ्तार के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं। बेशक व्हाइट हाउस के बाहर विरोध हो रहा था, ट्रंप को सुनिए।
Ramadan is a holy month for Muslims here in the United States and all across. मुस्लिमों ने चुनाव में मुझे रिकॉर्ड वोट दिया। जब तक राष्ट्रपति हूं उनके साथ रहूंगा। पिछले चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में मुस्लिम वोटर्स ने उन्हें वोट दिया था। चुनाव से पहले इस पर कोई यकीन नहीं कर पाता। नवंबर में मुस्लिम समुदाय हमारे साथ था। इसके लिए जब तक मैं राष्ट्रपति हूं तब तक आपके साथ रहूंगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, मेरठ से जो दहशत और सनसनी फैली है। शहर शहर मेरठ जैसे कांड सामने आने लगे। मेरठ ने लोगों को दहला दिया। जो कुछ सौरभ के साथ मेरठ में हुआ, मेरठ जैसी कई खबरें अलग अलग राज्यों से, शहरों से आ रही। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर में दरअसल किस तरह से पत्नी ने पति को कॉफी में जहर दे दिया। कुछ वक्त पहले ही शादी हुई थी, उसके बाद पति ने कॉफी मांगी तो पत्नी ने कॉफी में जहर मिलाकर दे दिया है मुजफ्फरनगर में। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, बेंगलुरु से आई है। राकेश और गौरी की कुछ वक्त पहले ही शादी हुई। खबर यह है कि राकेश ने पत्नी की हत्या करके ब्रीफकेस में पैक कर दिया और उसके बाद पिता को फोन करके बताया कि उसने पत्नी की बॉडी ब्रीफकेस में रख दी है। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद शहर शहर मेरठ जैसे कांड सामने आ रहे हैं। कहीं प्रेमी के लिए पत्नी पति की हत्या कर रही है, कहीं पति पत्नी की जान ले रहा है। मुजफ्फरनगर से बेंगलुरु तक ऐसी वारदातों से सनसनी मचा दी है। मुजफ्फरनगर में पत्नी ने प्रेमी के लिए पति को कॉफी में जहर दे दिया। बेंगलुरु में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को सूटकेस में पैक कर दिया। सवाल यही है कि ऐसी घटनाओं पर लगाम कब लगेगी। और आइए सबसे पहले आपको बताता हूं, जिस पत्नी ने पति को कॉफी में जहर दिया है उसके बाद से दहशत है। ये मुजफ्फरनगर का कपल है। यूपी के मुजफ्फरनगर में मेरठ जैसा यह मामला सामने आया। पति अनुज की कॉफी में पीने के बाद तबीयत बिगड़ गई जैसे ही अनुज ने कॉफी पी। परिवार ने तुरंत अनुज को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया यह जा रहा है कि कॉफी में जहर था जिससे अनुज की तबीयत बिगड़ गई। पत्नी पिंकी पर अनुज को जहर देने का आरोप लगा है। पत्नी पिंकी ने प्रेमी के लिए पति को जहर दे दिया। 2 साल पहले अनुज और पिंकी की शादी हुई। परिवार का आरोप है कि पिंकी किसी और से प्यार करती है। शादी के बाद भी पिंकी अपने प्रेमी से बात करती थी। इसको लेकर पति पत्नी के बीच झगड़े हुए। परिवार का दावा है पिंकी ने कई बार अनुज को मारने की धमकी दी। परिवार ने पत्नी पिंकी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। परिवार ने पत्नी पिंकी और प्रेमी के कुछ फोटो भी पुलिस को सौंपे हैं। दोनों के मनाली ट्रिप की तस्वीरें पुलिस को दी गई हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रही हैं अनुज की मौसेरी बहन और पुलिस अधिकारी। दोनों को सुनिए जरा। शादी के वही समझ लो 1-2 महीने बाद शुरू हो गया था इनका। मतलब जब भाई को पता चला था। क्या पता चला था कि इसका चक्कर है, इसकी जो ताऊ की लड़की है उसके लड़के के साथ। 25 तारीख में आया तो इसने कॉफी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया तो भाई को हॉस्पिटल लेके गई। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गई। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहाँ से थाने से चली गई। एक पत्नी सन्नो और पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। तो ये मुजफ्फरनगर में कॉफी में जहर था। दूसरी तस्वीर देखिए, बेंगलुरु से सामने आई है। आप देख रहे हैं पत्नी के शव को ब्रीफकेस में भरा था, उसके बाद टीम पहुंची है शव को घर से निकालते हुए। तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए इसे। ತಂಡ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದು ಡಿಸಿಪಿ ಸಾರಾ ಫಾತಿಮಾ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರು। ಸದ್ಯ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯ ಒಂದು ಶವ ಏನಿದೆ ಶವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी घर में राकेश और गौरी बेंगलुरु में रहते थे। इन दोनों के बीच आखिर क्या हुआ कि राकेश ने पत्नी की हत्या कर दी। घर में बुधवार को बेंगलुरु में पति ने पत्नी को मार डाला है। हत्या करने के बाद उसने शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसके बाद लाश को सूटकेस में पैक कर दिया। फिर सूटकेस घर के बाथरूम में छोड़कर भाग गया। बेंगलुरु से पुणे पहुंचकर उसने अपने पिता को फोन लगाया। फोन पर बताया कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला है।
लाश सूटकेस में रखी और वो भी सुसाइड करने वाला है। इसके बाद पिता ने स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी दी। मामला बेंगलुरु पुलिस तक पहुंचा और शव बरामद हुआ। बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी के फोन को सर्विलांस पर लगाया और फिर ट्रैक करके पुणे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के रहने वाले राकेश की 2 साल पहले गौरी से शादी हुई थी। हत्या का आरोपी राकेश प्राइवेट आईटी कंपनी में काम करता था, जबकि गौरी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रही थी। 2-3 महीने पहले दोनों बेंगलुरु आए। राकेश घर से ही काम करता था, वर्क फ्रॉम होम। घर में रहने की वजह से अक्सर दोनों में झगड़े होते थे। दावा है कि 26 मार्च को दोनों के बीच नोकझोंक हुई, विवाद बढ़ गया। राकेश ने पेट में चाकू मार दिया। इसके बाद फिर पत्नी गौरी की गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल हत्या के इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है। आइए आपको सुनवाता हूं आरोपी राकेश के पिता क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, उन्हें सुनिए जरा। राकेश ने मेरे को दुबे को कॉल किया दोपहर को, हाँ, रात को 12 बजे निकला बोला, लेकिन वो उसने झेल का बात में लिया हुआ था। तो मेरे को बोला कि मैं मेरे को सबको बोल दो, उसकी माँ को बोल दो, सब लोग को बोल दो कि मैंने ऐसे किया हूँ करके, कि तुम उधर बेंगलोर में ये करो, बोल दो कि उसने पता, उससे पता बिता सब भेज। उसने क्या उसने आपको बताया था कि उसने ऐसा कुछ किया है उसके पत्नी के साथ? नहीं, पहले नहीं बताया उसने। रात को दूसरे दिन जो फोन आया तभी मेरे को बताया कि मैंने ऐसे किया हूँ और मैं भी सुसाइड करने वाला हूँ, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। तो इन खबरों के बीच जहां पत्नी ने पति की हत्या कर दी और पति ने पत्नी की हत्या कर दी, एक पति ने पत्नी की प्रेमी के साथ शादी करवा दी उसके। संत कबीर नगर से खबर आई है, पति ने प्रेमी के साथ पत्नी की शादी करवा दी। आइए पूरी खबर बताऊं मैं आपको। उत्तर प्रदेश की खबर है। पत्नी ने पति की हत्या कर दी या फिर पति ने पत्नी को मार दिया हो, इस तरह की बहुत सी खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की एक शादी इस वक्त बहुत चर्चा में है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसकी प्रेमी से करा दी। पति ने 2 बच्चों को खुद पालने का फैसला कर लिया है। पति ने शादी के बाद पत्नी को जब विदा किया तो पत्नी से बोला, चिंता मत करना, मैं दोनों बच्चों को पाल लूंगा। युवक की 2017 में शादी हुई थी। 7 साल के दौरान पति पत्नी के 2 बच्चे हुए और इस दौरान पत्नी का गांव के एक युवक के साथ प्रेम संबंध शुरू हुआ। महिला अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। 1 हफ्ते पहले महिला वापस अपने घर लौटी। पति से कहा कि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। पति पत्नी की प्रेमी से शादी कराने को राजी हो गया और पति पत्नी और उसके प्रेमी को गांव के मंदिर लेकर पहुंचा। पति के सामने महिला और प्रेमी ने एक दूसरे को जयमाल पहनाई। शादी के वक्त महिला की आंखों में आंसू आ गए। पति ने कहा, मैं बच्चों को संभाल लूंगा, तुम प्रेमी के साथ चली जाओ। एक ये भी नजीर तस्वीर है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली खबर है, आज संसद में भारी हंगामा और बवाल हुआ। कल मैंने आपको बताया था राजपूत बनाम दलित करने की कोशिश की राणा सांगा वाले मामले को अखिलेश यादव ने। तो आज संसद में सबसे पहले राज्यसभा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए और इस मसले को दलित बनाम राजपूत करने की कोशिश की। किसी को ये करो, किसी के बच्चों को मारो, उसका परमिशन नहीं देता और संविधान जब परमिशन उसके बाद देखिए लोकसभा में भी राणा सांगा के मसले पर हंगामा हुआ, जो कुछ अखिलेश के सांसद ने कहा था। उसके बाद वो योद्धा जो पराक्रम के पर्यायी हो गए हैं, उनके प्रति जिस कथन का, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और जिस प्रकार से उसका चरित्र हनन किया गया है। राणा सांगा भारत की विरासत है, उनका त्याग, उनका बलिदान हम सबों को गर्व देता है। वो हमारे देश की प्रेरणा है और उनके बारे में। और आइए अब आपको बताऊं आज संसद में क्या हुआ। राणा सांगा के मसले पर सांसदों ने क्या कहा। राज्यसभा में आज हंगामा शुरू हुआ था। देखिए जरा राज्यसभा में क्या हुआ। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस मुद्दे को उठाया सदन में। बीजेपी सांसद ने कहा, जब तक कांग्रेस और रामजी सुमन माफी नहीं मांग लेते इस मुद्दे पर समझौता नहीं होगा।
सदन में मौजूद बीजेपी सांसद भी हंगामा करने लगे उसके बाद, क्योंकि सपा सांसद ने दोबारा कहा था कि वो अपने बयान पर कायम है, वो अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे और जीवन भर उन पर कायम रहेंगे। जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ को भी दखल देना पड़ा। उन्होंने सांगा को राष्ट्रीय नायक बताकर बात संभालने की कोशिश की। धनखड़ ने उनकी बहादुरी का जिक्र किया और उनके खिलाफ टिप्पणी को अपमानजनक बताया। कहा सदस्यों को संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। दरअसल खड़गे के बयान से बीजेपी भड़की हुई थी। सपा की तरह खड़गे ने इस विवाद को दलितों से जोड़ दिया। कहा था दलित विरोधी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। खड़गे आगरा में सपा सांसद के घर तोड़फोड़ का जिक्र कर रहे थे। राधा मोहन के बाद रिजिजू ने भी मोर्चा संभाला और कहा कि खड़गे की टिप्पणी की वो निंदा करते हैं कि सुमन के घर पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वो दलित थे, इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह जाति या धार्मिक मुद्दा नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा खड़गे के मामले को जाति की मोड़ की ओर मोड़ने की खड़गे कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर निंदनीय है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा राणा सांगे के मसले पर क्या कुछ कहा सियासतदानों ने। इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय ही नहीं है। ये एक मेंबर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको खंडन करने का विषय है। एक तरीके से आपने समर्थन दे दिया है कि हमारा रामजीलाल सुमन ने जो कहा है सही कहा है, आप एक तरह से इंडोर्स कर रहे हैं। सांगा या किसी भी जाति धर्म का हीरो है, वो देश के हीरो है। पर वही समर्थन करता हूँ कि आप किसी हरिजन का घर, दलित का घर आप जला नहीं सकते। राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा। लेकिन देखिए इस पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अखिलेश के सांसद माफी नहीं मांग रहे हैं। यूपी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूपी में प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस मौजूद थी। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, रायबरेली की तस्वीर आप देख रहे हैं। रायबरेली में भी प्रदर्शन हुआ। रायबरेली में लोग सड़कों पर उतरे। अखिलेश यादव ने कई बार कल कहा कि उनके सांसद दलित हैं इसलिए उन पर हमला हुआ। तो मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला किया कि अखिलेश इस मामले को दलित बनाम राजपूत करना चाह रहे थे। मायावती ने उन्हें लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड याद दिलाया अखिलेश यादव को। देखिए मायावती ने अखिलेश पर कैसे हमला किया, अखिलेश पर अटैक किया। मायावती ने पोस्ट में लिखा कि आगरा की घटना के साथ साथ अखिलेश यादव को 1995 की घटना भी याद कर लेनी चाहिए, जब उनकी सरकार के दौरान लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस में सपा कार्यकर्ताओं से मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया था। अखिलेश को इसका पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। इससे पहले भी मायावती ने एक पोस्ट किया था, लिखा था सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, इससे दलित समुदाय का नुकसान हो रहा है। दलितों को उनके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। आगरा की हुई घटना अति चिंताजनक है और मायावती ने इस मामले को गेस्ट हाउस कांड से जोड़ा है। जब 1995 में मायावती ने मुलायम से समर्थन वापस लिया, तब सपा ने लखनऊ गेस्ट हाउस में उन पर हमला बोल दिया था, उनकी बेइज्जती की थी। बीजेपी की मदद से उनकी जान बची थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। सेनानी या एक तरह का कह लीजिए कि वो हमारी बहुत बड़ी धरोहर है।
तो उनका इस तरह से अपमान करना, आए दिन कोई ना कोई इस तरह से एजेंडा चलाना और देश में ये प्रतिक्रिया लाना, ये क्रोध की और ये एक मन मुटाव की और काटने की या बंटवारा करने की ये जो भावना हमेशा लाते रहना, ये बहुत ही गलत बात है। बाबर को कौन बुलाए वो दुनिया जानती। बाबर को बुलाने वाले हम नहीं बुलाए। बाबर को कोई और बुलाए थे। इब्राहिम लोदी का भाई और राणा संगा मिलके बुलाए। अब ये और बात है, बाबर की नीयत खराब हो गई जीतने के बाद, मैं नहीं जाता हूं यहां से। अब उन्हें नहीं गया तो मैं जिम्मेदार। जो मां भारती के लिए लड़ता था, 80 से अधिक उनको घाव लगे। और आइए आज की एक और खबर है। कठुआ में एनकाउंटर हुआ, हमारे जवान शहीद हुए और कई आतंकी ढेर किए गए। आइए आपको बताऊं कठुआ में आखिर ऑपरेशन जो चल रहा है। कठुआ में 27 मार्च यानी कल से एनकाउंटर चल रहा है। अब तक 5 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है। हालांकि गोलीबारी में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि एक डिप्टी एसपी और पैरा कमांडो समेत 7 सुरक्षा बल घायल हुए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारे गए सभी आतंकवादी जैश के एक संगठन से जुड़े हुए थे। फिलहाल इलाके में भारी संख्या में जवान तैनात हैं। 23 मार्च को सान्याल गांव में आतंकी दिखे जाने की सूचना मिली थी और इसकी सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने भी ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस के सामने आतंकी हथियार छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद कल फिर आतंकियों को लेकर सुरक्षा बलों को इनपुट मिला। इस पर पुलिस, सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ ने मिलकर संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया और इस ऑपरेशन में ड्रोन और हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों ने मुठभेड़ हो गई आतंकियों से और सेना ने आतंकियों को ढेर किया। फिलहाल इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH